हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं DSSB 2026 के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है अपनी प्रैक्टिस सेट वाली। तो उसमें आज हमारा यहाँ पर दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। आई होप कि वो आपको पसंद आया होगा। उसमें जो भी कमियां हैं, जो भी आपके सजेशन हैं, आप उसमें हमें कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें भी आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। सभी जानते हैं कि जो DSSB में जनरल पेपर होता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस के 20-20 प्रश्न आते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का वो आपका पेपर होता है। यहाँ पर हम मिनी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हर सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन हैं, यानी टोटल 25 क्वेश्चन का ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये होने वाला है। कुछ टाइम तक हम यही प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे जिसमें 5-5 प्रश्न होंगे। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम पास होंगे, एग्ज़ाम आने वाले होगा, तो हम इसको फिर यहाँ पर कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे और ये फिर पूरा ही प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना सेक्शन क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज A+B का मतलब ये है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें ये जो इक्वेशन मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें हमें बताना है कि S जो है वो H से किस प्रकार संबंधित है। हाउ S इज रिलेटेड टू H। ठीक है, तो जो जो दिया होता है उसको हम साथ साथ लेकर चलते हैं। देखिए S+D, तो A+B का मतलब है A इज डॉटर ऑफ B, यानी कि A जो है वो B की डॉटर है। अब देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन में मैं जहाँ पर भी सर्कल का यूज़ करूँगा तो वो फीमेल के लिए होगा, और जहाँ पर भी मैं ये बॉक्स यानी स्क्वायर यूज़ करूँगा, रेक्टेंगल, वो आपका मेल के लिए होगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में आपको ये सारी बातें बताते हुए चलूँगा कि कहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले S+D, तो यहाँ से देखिए A+B, यानी कि A इज़ डॉटर ऑफ B, A B की डॉटर है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, S इज़ डॉटर ऑफ D, तो यानी कि D ऊपर आएगा और डॉटर जो है वो एक स्टेप नीचे आएगी S। तो S क्योंकि डॉटर है तो मैं इसको यहाँ पर सर्कल में कर देता हूँ। ठीक है, अभी D का मैं नहीं पता है कि D इसके पिता है या माता है। आगे चलते हैं। D डिवाइड F, डिवाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, A इज़ फादर ऑफ B, A इज़ फादर ऑफ B, तो यहाँ पर हो जाएगा D इज़ फादर ऑफ F, D जो है वो F के फादर हैं। ठीक है, अब D फादर हो गए, यानी कि D मेल हो गए, फादर है किसके, F के, तो F के फादर हैं। अब F ये बेटी है D की और F के पिता है D, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे। अब इसका पता नहीं ये बहन है कि भाई है। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में, ये मतलब F और S जो है वो दोनों ही D के बच्चे हैं। अभी ये पता नहीं है कि कौन, ये F लड़का है या लड़की है। आगे चलते हैं। आगे है F-G, माइनस का मतलब है A इज ब्रदर ऑफ B, तो इसका मतलब F इज ब्रदर ऑफ G, तो ये ब्रदर हो गया, इस पर हमने स्क्वायर कर दिया, F इज ब्रदर ऑफ G, इसके बराबर में G आ गया। अब G इंटू G क्रॉस H, यानी G मल्टीप्लिकेशन H का मतलब है A इज वाइफ ऑफ B, यानी कि G जो है वो वाइफ है किसकी, H की। ठीक है, तो H पे यहाँ क्या हो जाएगा, सर्कल, रेक्टेंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि हाउ S इज रिलेटेड टू H, S जो है वो H से किस प्रकार संबंधित है। तो H जो है पति है G का। ठीक है, मैं इसको एक बार थोड़ा ठीक से बनाता हूँ। देखिए D ऊपर है, D पिता है S का भी, S लड़की है लेकिन F लड़का है, और G लड़की है, और H जो है इसका पति है। जहाँ पर भी ये मैं इक्वल का साइन यूज़ करूँ समझ लेना ये इन दोनों में आपस में पति पत्नी का रिलेशन है। ठीक है, तो ये हो गया H। तो H की पत्नी का भाई की बहन, यानी कि ये जो S है वो G की बहन है। ठीक है, S क्या है, G की बहन है। तो यही पूछा है कि H और S में क्या रिलेशन है। तो H और S में जो रिलेशन है वो आपको दिख रहा है कि H की पत्नी की ये बहन है, तो क्या है, ये पत्नी की बहन है। तो पत्नी की बहन आपका पहला ही ऑप्शन है, वाइफ सिस्टर, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। यहाँ पर देखिए FNKG को लिखा जाता है ये सर्टेन कोड लैंग्वेज में, IQNG को लिखा जाता है ये, तो LTQM को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट देखते हैं। FNKG और साथ में है DLIE। अब देखते हैं F से D, F 6 होता है, D 4 होता है, N आपका 14 है, L 12 है, K आपका 11 है, I 9 है, G 7 है, E 5 है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऊपर वाले से नीचे वाला -2 है, यानी कि 2 कम है सभी में। दूसरे वाले में देखते हैं, I से आया G, I 9 होता है, G 7 होता है, Q आपका 17 होता है और O आपका 15 होता है, N आपका 14 है, L आपका 12 है, J आपका 10 है और H आपका 8 है। तो यहाँ पर भी हमको पैटर्न मिल गया है कि हमको -2 करके बस सबको लिखना है।
ठीक है। तो अब जो हमसे पूछा है एल टी क्यू एम क्या है, इसको हम देखते हैं। तो एल में से हम -2 करेंगे, एल 12 होता है तो 10 आ जाएगा, 10 होता है हमारा जे। ठीक है, अब देखिए आर वाले जो भी ऑप्शन है वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। तो एल से आ गया हमारा जे, टी हमारा 20 होता है तो 20 में से हम 2 यहाँ पर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, 18 होता है हमारा आर, तो जे आर, इन दोनों में जे आर है अभी नहीं पता चल रहा है, तो हमको एक और देखना होगा। क्यू है हमारा, क्यू होता है 17, 17 में से 2 के 15, 15 होता है हमारा ओ का, तो ओ का सॉरी जे आर ओ, जहाँ भी होगा वही आंसर होगा, जे आर ओ और के। अब चौथा में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन वर्ड। अच्छा, इस वर्ड के बेस पर ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि इफ़ ईच ऑफ द वर्ड ईच लेटर इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी लेटर क्लस्टर दस फाउंड विल हैव नो वोवल। अच्छा, यानी कि इसमें जितने भी ये लेटर्स दिए गए हैं, इनको अगर इनके अगले वाले से रिप्लेस कर दिया जाए तो ऐसे कौन से क्लस्टर बनेंगे। ये एक क्लस्टर है जिसमें एक भी वोवल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आर से आगे क्या होता है, आर के आगे एस होता है। ठीक है, आर के आगे होता है आपका एस, यू के बाद होता है आपका वी, जी के बाद होता है एच, तो इसमें कोई वोवल नहीं है, पहला हो गया। दूसरा जी के बाद होता है आपका एच, ए के बाद बी, एस के बाद टी, इसमें भी आपका कोई वोवल नहीं है। अब देखिए एम, एम के बाद होता है एन, ए के बाद बी, एन के बाद होता है ओ, तो इसमें ओ आ जाएगा, यानी इसमें वोवल आ रहा है, तो ये हम हटा देंगे। एल वाला देखिए, एल, एल के बाद आएगा आपका एम, आई के बाद आ जाएगा, आई के बाद जे और डी के बाद ई, तो इसमें भी यहाँ पर वोवल आ गया। तो यहाँ से हमने ये पता लगा लिया कि कितने ऐसे वर्ड हैं जिनमें वोवल नहीं है, तो पहला और दूसरा, इनको अगर हम नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करते हैं तो उसमें कोई भी स्वर नहीं होगा, कोई भी वोवल नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका 3 ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट में इसने कहा है ABCD 7 लोग हैं और इनको बैठाना है। ठीक है, तो 7 लोग को बिठाते हैं, ABCD EFG आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर। टेबल बनानी है, इसका मतलब ये सब अंदर की ओर यहाँ पर देख रहे हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग यहाँ पर बिठाने हैं, जो जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली क्या है, सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर आप हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें। ठीक है, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ई राइट के दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है। ठीक है, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। अब क्योंकि सेंटर की ओर मुकर के बैठे हैं तो एफ का राइट ये होगा और एफ का लेफ्ट ये होगा, इसलिए ई राइट साइड में लिख दिया गया है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एफ जो है वो ए से थर्ड है, तो ए मुझे यहाँ रखना होगा और इसका राइट इधर है, तो 1 2 3 यहाँ पर ये मेरा एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या दी हुई है, बी डी सिट, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ, बी और एफ का नेबर क्या है, डी है, तो डी अब मैं यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ क्योंकि इसका नेबर फिर ई हो जाएगा, लेकिन इसने बी और एफ का को नेबर बताया है डी का। ठीक है, इमीडिएट नेबर, तो डी को हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, डी को हमें यहाँ एफ के पास रखना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर बी भी हम रख देंगे क्योंकि इसने कहा है कि डी जो है वो बी और एफ दोनों का नेबर है, इमीडिएट नेबर है। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी जो है वो बी के लेफ्ट में दूसरा है। अब देखिए बी यहाँ पर बैठा है और सेंटर की ओर मुंह है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो यहाँ पर सी आ जाएगा और बची हुई जगह पर आपका जी आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा सिटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। अब देखते हैं कि इसने क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जी एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट से अगर काउंट करें, जी के लेफ्ट से अगर हम काउंट करें तो इसने कहा है कि जी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लोग है, वो है आपका एफ। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, सिर्फ 1, आंसर पहला जो है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द, अच्छा ये इस पर बेस्ड है, इसमें हमें बताना है, क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ने पर क्या परिणाम आएगा। तो सबसे छोटी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या है, 800 से ही शुरू होगी, 853 और 893 में 893 जो है वो बड़ी है, तो इसका तीसरा अंक जो है वो 3 है। और सबसे छोटी संख्या अगर हम देखें तो 745, 719, 740, 719 जो है वो सबसे छोटी है, इसका तीसरा अंक 9 है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं 9 और 3 12, ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन जनरल अवेयरनेस की ओर। इसके यहाँ पर 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको मैच करना है सेट 1 को सेट 2 से। ये सेट 1 है, ये सेट आपका 2 है। यहाँ पर कुछ
पॉइंट्स दिए गए हैं और वो किस आर्टिकल से रिलेटेड हैं वो आपको बताना है। सबसे पहला आता है सैलरीज ऑफ जजेस, जो आपके न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी के बारे में कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो जो वेतन होता है न्यायाधीशों का, जजों का, वो आपका 2 आर्टिकल में आता है। एक तो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी, और एक होता है हाई कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी की जो बात है वो कही गई है आर्टिकल 125 में, और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी सैलरी की बात कही जाती है आर्टिकल 221 में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल 125 है। तो पहले का आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम नंबर डाल दें 1 2 3 4 तो पहले का आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि ए का आंसर यहाँ पर हमारे पास 4 हो जाता है। ए का 4 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, वो तो आंसर आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, यानी जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, जो अगर देशी भाषा में कहें तो जो काम चलाऊ कुछ दिनों के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है, तो उसको कहते हैं एडहॉक जजेस। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसको एडहॉक जज कहते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज जो है वो आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, वो आपका आर्टिकल 127 के अंतर्गत आता है। ठीक है, लोकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लोकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा आपका आर्टिकल 130, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये आ जाएगा आपका आर्टिकल 129 में। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट 2025। केंद्रीय बजट 2025 में प्रस्तावित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो धन धान्य कृषि योजना जो है प्रधानमंत्री PMDDKY भी इसको आप लिखा हुआ देखेंगे कहीं कहीं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो इसका जो इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली 2025 के बजट में, इसको जो है पेश किया गया, और इसका जो वार्षिक बजट था वो मैं आपको बता दूं वो था 24,000 करोड़ का, और ये 6 साल के लिए था। ठीक है, और 2025-26 से ये शुरू हुआ। इसका एम क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन उद्देश्य इसका क्या था कि जो 100 पिछड़े जिले हैं, 100 कम उत्पादकता वाले जो पिछड़े जिले हैं उनमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, यानी उनमें उत्पादकता को बढ़ाना है। तो ऑप्शन जो आपका 3 है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, विच मार्बल हैज़ बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। ताजमहल के निर्माण में किस प्रकार के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। कलकत्ता संगमरमर, किशनगढ़ संगमरमर, मकराना संगमरमर या फिर बांसवाड़ा संगमरमर। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आता है आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर तुरंत कमेंट में लिख दिया करें, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई आपको कितनी तैयारी है, इससे आप अपने आप को जज कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका मकराना मार्बल, मकराना संगमरमर का यूज़ जो है वो ताजमहल के निर्माण में हुआ है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मकराना मार्बल है ये कहाँ से आया था, तो मकराना जिला जो है वो आपका राजस्थान में है, और वहीं से ये जो मार्बल है वो मंगाया गया था। अच्छा, ताजमहल से रिलेटेड आपसे अगर पूछा जाए कि ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है, मेन आर्किटेक्ट वास्तुकार जो थे वो कौन है, तो उसका आंसर आप कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, विच विलेज इन महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट टू बी इलेक्ट्रीफाइड 100% बाई सोलर पावर। महाराष्ट्र का कौन सा गाँव सौर ऊर्जा से 100% विद्युतीकृत होने वाला पहला गाँव बना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नासिक था, मान्याचीवाड़ी था, नागपुर था या फिर पुणे था। ठीक है, तो देखिए ये तो शहरों के नाम है, इसको तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पर गांव की बात की है तो इसका ऑप्शन 2 ही हो जाएगा। मान्याचीवाड़ी जो है ये पहला गांव था महाराष्ट्र का जो 100% सोलर लाइट से, मतलब इसने इस गांव में जो है लाइट का जो बिल है वो एकदम ज़ीरो हो गया, और सारा जो काम है वो सोलर लाइट से ही होता है। ठीक है, तो ये जो मांचीवाड़ी गाँव जो है ये आपका कौन से ज़िले में आता है, तो ये आपका सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो आपका महाराष्ट्र में है। उसके अलावा अगर आपसे दूसरा पूछ ले कि दूसरा कौन सा गांव है, तो दूसरा है पुणे का टेकावाड़ी गांव। कौन सा, टेकावाड़ी गांव, टेकावाड़ी। अगर आपसे पूछ ले कि यूपी में कौन सा गांव है जो 100% सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत होने वाला पहला गाँव है, तो वह है आपका चकनवाला गांव, जो आपका अमरोहा जिले में पड़ता है। उसके अलावा गुजरात का एक गांव अगर आपसे पूछेगा तो वो है आपका मोढेरा गांव। ठीक है, जो 100% सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत होने वाला पहला गांव है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट इन ऑफ लॉ इन इंडिया बट आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि निर्देशक सिद्धांत भारत की किसी भी अदालत में लागू नहीं किए जा सकते लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं? तो ये आर्टिकल 32, 36, 38 या फिर 37। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 37। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ताजमहल के बारे में, ताजमहल के वास्तुकार के बारे में। तो ताजमहल के वास्तुकार का जो नाम है वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, वो है आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम है उनका? उस्ताद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी उस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के भी 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स वाला है। इसके भी 5 क्वेश्चन हमने यहाँ इस मिनी प्रैक्टिस सेट में लिए हैं। देखिए, मिनी प्रैक्टिस सेट कराने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको पाँचों के पाँचों जो सेक्शन है जो पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस, पाँचों के पाँचों आपके थोड़ा थोड़ा रिवाइज होते रहें। ऐसा ना हो कि एक आप इतना ज़्यादा पढ़ लें कि फिर उसके चक्कर में बाकी चारों को आप छोड़ दें। तो इसका जो मेन मोटिव है, हमारा जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव, वो यही है कि सारा कुछ आपको रिवाइज होता रहे। बाकी अपने सब्जेक्ट की तैयारी तो आप खुद कर ही रहे होंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, मैथमेटिकल एबिलिटी। अनुष्का अपने घर से 24 किलोमीटर दूर स्थित अपने कार्यालय तक पैदल जाती है। सुबह के समय वह दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे यही दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों तरफ की यात्रा करने में 30 मिनट के दौरान उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 24 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है सुबह। 24 किलोमीटर की दूरी यानी कि दूरी बटे समय, ये चाल आ गई। तो जाने की जो चाल है इसकी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो आने की उसकी चाल है, जो कि दूरी तो 24 किलोमीटर ही है लेकिन उसको टाइम कितना लग रहा है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा यानी कि 1.5, या इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो 2 ऊपर 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16। ठीक है, यानी कि जाने की जो चाल है वो उसकी 24 है, आने की जो चाल है वो उसकी 16 है। अब इसने पूछा है कि औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? 2ab/a+b, यानी कि 2 × 24 × 16/a+b, यानी 24 + 16। तो इसको हम यहाँ पर आप सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 24 और 16 को अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा आपका 42 × 24 × 16/40। मैं थोड़ा सा इसको मिटा के लिख देता हूँ। ये देखिए, 2 × 24 × 16/40। ठीक है, तो 4 × 40 और 4 × 6 24। अब इसको 2 से 5 बार काट दो तो 16 छिक्का 96, 96/5 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। एट व्हाट रेट will a certain sum of money become 2 times itself in 3 years in interest become the interest become compounded annually। ठीक है, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर किसी निश्चित राशि के 3 वर्षों में दोगुना होने की दर प्रतिशत में क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रिंसिपल है हमने उसको x मान लिया, और जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है? वो आपका दुगुना हो जाता है, यानी कि 2x हो जाता है। हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? a बराबर p × 1 + r/100 टू द पावर n होता है। 100 टू द पावर n होता है। अब n की वैल्यू हमें यहाँ पर 3 दी हुई है। ठीक है, a और p भी हमें यहाँ पर x और 2x दिए हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको फॉर्मूले में सेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको फॉर्मूले में डायरेक्टली सेट कर देते हैं। a हमने क्या माना है? 2x है। p हमारा x है। 1 + r हमको निकालना है 100 की पावर 3। x से x खत्म, 2 बच गया। ये 3 यहाँ से उठ के यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये क्यूब रूट आया। अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्यूब रूट 3 की वैल्यू जो है वो क्या होती है। क्यूब रूट 2 की वैल्यू जो है वो क्या होती है? तो वो होती है 1.2599। ठीक है, 1.2599 यहाँ पर लिखेंगे। 1.2599 इज इक्वल टू 1 + r/100। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये क्या बचेगा हमारा? पॉइंट, यानी कि यहाँ पर 0 बच जाएगा, ये 1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इधर आके ये 100 के मल्टीप्लाइज में हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? फाइनली हमारे पास ये बच जाएगा
0.2599 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। हमें आर निकालना था, 100 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25.99 इज इक्वल टू आर। इसको हम अप्रॉक्स कितना लिख सकते हैं, 26% लिख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन cuboidal tank whose internal length, internal breadth and internal height are given as 38, 27 एंड 9 मीटर। ठीक है, हाइट जो है वो 9 है, लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है। तो हम जानते हैं कि जो क्यूबॉइड होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है ओपन क्यूबॉइडल टैंक, यानी खुला घनाकार टैंक है। तो खुला घनाकार टैंक है यानी कि जो कुछ इस तरह से डिब्बे की शेप में मैं आपको 2D फिगर दिखा रहा हूँ, ऊपर से वो मतलब खुला हुआ है। तो ऊपर वाले का सरफेस एरिया हमको नहीं लेना है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो एक हमें यहाँ से माइनस कर देनी है, क्योंकि ये हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा है जिसमें आपका छत भी लगाई जाती है। तो यहाँ पर छत नहीं है तो हम इसको हटा देंगे, तो माइनस हमने LB यहाँ पर कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LB प्लस 2BH प्लस 2LH। ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला हो जाएगा। अब LBH की वैल्यू हमारे पास है, L हमारा है 38 इंटू 27 प्लस 2 इंटू 27 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 38। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपने मैथमेटिक्स कर लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन देखकर कुछ लोग तो इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, भाई इसमें 1 मिनट और लगने वाला है या 2 मिनट लगने वाले हैं इस कैलकुलेशन में, हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक आपने यहाँ तक मैथमेटिक्स किया है, अब आपको यहाँ इंटेलिजेंस लगाना है। सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले नज़र दौड़ाइए आप ऑप्शन पर। ऑप्शन का जो इकाई का अंक है, जो यूनिट डिजिट है, वो सब में अलग है। तो हमारा काम बहुत ही आसानी से यहाँ पर हो सकता है। कैसे, देखिए ये प्लस है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि साफ दिख जाए। ये यहाँ पर प्लस है और ये प्लस है। अब देखिए क्या करना है हमको, इनका यूनिट डिजिट से हम इसको सॉल्व करेंगे। यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे, देखिए 8 सत्ते 56, तो इसकी यूनिट डिजिट आपकी 6 आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 2 सत्ते 14 और 14 निम्मा या 9 सत्ते 63 और 3 दूनी 6, इसकी भी आपकी 6 आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 9 अट्ठे 72, 2 आ गई और 2 दूनी 4। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि इनकी यूनिट डिजिट जो होगी वो क्या होगी, 6 और 4 10 और 6 16, 6 हो जाएगी। तो यूनिट डिजिट जिसमें 6 होगी वही आपका आंसर होगा। आपको कुछ और यहाँ पर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैथमेटिक्स उतना लगाना है जितनी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, उसके बाद हमें यहाँ पर इंटेलिजेंस का यूज़ करना है। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा आंसर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी जो यूनिट डिजिट्स हैं वो सब अलग अलग दी हुई हैं। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट एक्स एंड ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन इट, ही सेल्स इट फॉर 481 आफ्टर चार्जिंग ए वैट ऑफ 30% ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक दुकानदार किसी वस्तु पर एक्स अंकित करता है और उस पर 50% की छूट देता है। तो मैं यहाँ पर इसको एक्स नहीं करता, मैं इसको 100 मान के कर लेता हूँ। देखिए ईजिली हो जाएगा। उसने 100 अंकित कर दिया, मैं मान के चलता हूँ कि उसने 100 उस पर अंकित कर दिया और 50% की छूट दी। तो 50% की छूट देने के बाद वो 50 रह गया। अब वह छूट के बाद 30% का वैट लगाता है। अब इस पर इसने 30% का वैट लगाया तो 130/100 इसकी वैल्यू हुई। ये खत्म, 13 पंजे 65, यानी कि 65 रुपये की उसकी वैल्यू हुई। ठीक है, 65 की वैल्यू हुई और उसने कितना बचाया, 400 सॉरी बेचा कितने में, 481 में, यानी कि 65 की वैल्यू यहाँ पर इसने 481 दे रखी है। तो 481 किसकी वैल्यू है, 65 की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू पूछी, यानी कि एक्स हमने 100 मान के चला था, तो हमें 100 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। देखिए 13 से ये कटेगा, 13 पंजे 65 और 13 से ये भी कट जाना चाहिए क्योंकि सारे आंसर जो है वो इंटीजर हैं। तो 13 से डेफिनेटली कट जाएगा। तो ये कितनी बार कटेगा, 13 से 13 13 3 39, 13 चौका 52, 3 बार कटेगा। ठीक है, 39 40 और 91, तो 13 13 सत्ते 91, 91 37 इंटू अच्छा 37/5 भी है, तो 5 से ये कट जाएगा आपका 20 बार। तो 37 दूनी 74, 740 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 740 ऑप्शन 3 में दिया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हैविंग अ डायमीटर ऑफ 42 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पर आपको फार्मूला याद है तो आप निकाल लेंगे। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो आप सभी जानते हैं, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, तो पाई
की वैल्यू इसने दी है कि 22/7 लेनी है, और आर यहाँ पर क्या होगा, अब ये कि बहुत से बच्चे यहाँ पर जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। इसने व्यास बोला है, यानी कि डायमीटर बोला है। क्या बोला है? डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो आर निकालने के लिए हमें 42 का हाफ करना होगा, यानी कि 21 हमारी रेडियस आएगी। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 आ जाएगा। तो 7 21 से 21 कट जाएगा, 21 21 441, 441 आ गया, और ये आपका 88 आ गया। 22 चौके 88। इसकी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 का 8। अब देखिए, अब यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर सब में यूनिट डिजिट 8 है। तो देखना होगा आपको कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो आपको ऑफर के तौर पर मिला है, जिसमें यूनिट डिजिट सारी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई तुरंत कर लीजिए। 8 का 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 32 और 3 35। तो 35 और 28 को आप दोबारा से 35 और 28 में जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 8 किस में है? 1 में ही है, पूरा निकालने की आपको जरूरत भी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैथमेटिक्स के भी आपने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब सीधा सीधा होता है मर जाना, टू डाई। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो होगा वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो जंबल दिए हुए हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस, तो उसका आपको एक पैराग्राफ बनाना है। तो इनमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि पहले नंबर पर कौन सा जो आपका सेंटेंस है वो आ सकता है। टू सम एक्सटेंट दैट इज़ ट्रू। देखिए, ये बात कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन के तौर पर यहाँ पर दी इस्तेमाल की जाती है। तो ये कभी भी ए से हमारा सेंटेंस जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। तो जो भी ऑप्शन अब ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर कट कर देंगे। एक ही ऑप्शन है, बी है, ऑन दी अदर एंड लिसनिंग टू ए पोयम इज लाइकली। तो हमें इतना देखते ही ऑन दी अदर एंड, ऑन दी अदर एंड का मतलब होता है कि इसके विपरीत कोई बात हमने पहले किसी को बताई और फिर उसको ऑप्शन में दिया कि इसके विपरीत तुम ऐसा भी कर सकते हो। तो सेंटेंस इससे हम कैसे स्टार्ट कर देंगे, जब हम ये कह दें कि इसके विपरीत, किसके विपरीत, यानी कि पहले हम कोई बात बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इससे जो हमारा सेंटेंस है वो स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी सेंटेंस हमारे बी से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा पैराग्राफ, जो तीसरा जो सेंटेंस है वो क्या है। वी हैव बीन प्रोसीडिंग एज इफ रीडिंग एंड लिसनिंग कुड बी बोथ बी ट्रीटेड। मतलब अब तो देखिए ऑप्शन में हमें को दिख रहा है कि दोनों सी से शुरू हैं, तो सी तो पहला होगा ही होगा, सी तो पहले नंबर पर होगा ही होगा। हमें देखना है कि दूसरे नंबर पर बी होगा या ए होगा। तो बी क्या है, बोथ आर वेज ऑफ बीइंग इंस्ट्रक्टेड एंड फॉर बोथ वन मस्ट बी स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ बीइंग टॉट। तो देखिए, ये जो पहली बात थी ये मैंने आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन के तौर पर यूज की जाती है, टू सम एक्सटेंट दैट इज ट्रू। तो यहाँ पर जो है सेकंड नंबर पर ए बी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग आता हो तभी आप जंबल सेंटेंसेस को कंप्लीट कर पाएँ, जंबल पैराग्राफ को कंप्लीट कर पाएँ। थोड़ा सा अगर आपको ज्ञान है तब भी आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3 इंग्लिश का। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु लव्स टू कलेक्ट स्टाम्प। अच्छा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। अ पर्सन हु लव्स टू कलेक्ट स्टाम्प, फिलेंथ्रोपिस्ट, सेलेनोफाइल, फिलेटलिस्ट या फिर न्यूमिस्मेटिस्ट। तो ये क्या होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है वन हु लव मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को प्यार करता है। और सेलेनोफाइल आपका क्या होता है, वन जो मतलब जो चांद को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उससे फैसिनेट होता है, वो होते हैं आपके सेलेनोफाइल। फिलेटलिस्ट क्या होते हैं आपकी, फिलेटलिस्ट होते हैं आपके जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो 3 होगा। और न्यूमिस्मेटिस्ट क्या होते हैं आपके, न्यूमिस्मेटिस्ट होते हैं आपके जो कॉइन्स और मेडल्स को कलेक्ट करते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा वो 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यू कैन कैच मोर फाइल्स विद हनी देन विद विनेगर। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि यू कैन कैच मोर फाइल्स विद द हनी देन विद द विनेगर। इसका कहने का मतलब यह है कि जो आप बात, यानी कि जो बात आप प्यार से किसी को समझा सकते हैं वो आप गुस्से से नहीं समझा सकते हैं। तो जो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ये बात बताता है, पीपल विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज अट्रैक्ट डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल। दूसरा है आपका, इफ वन ट्राइज टू प्लीज एवरीवन दे विल बी ओवरबर्डन्ड, बट इफ दे डोंट, ये भी नहीं आएगा।
People take undue advantage of someone who is sweet and good-hearted. It is more effective to be polite and flattering than to be hostile और demanding. तो ऑप्शन 4 जो होगा वो आपका सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेंशन द इनकरेक्ट स्पेलिंग फॉलोड बाय द करेक्ट स्पेलिंग। यानी कि इस पैराग्राफ में एक इनकरेक्ट स्पेल वर्ड जो है वो स्पेल किया गया है और सामने उसका करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है, तो हमें बताना है। इमेक्यूलेट, इमेक्यूलेट जो है वो यहाँ पर अपने आप में एक सही स्पेलिंग है, तो ये गलत है। हमें देखना है कि इस साइड में रॉन्ग होगा और इस साइड में करेक्ट होगा। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी जो है वो आपका वो भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। मेलीफ्लस, मेलीफ्लस, हाँ मेलीफ्लस देखिए यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। मेलीफ्लस की स्पेलिंग FL के बाद U भी आएगा, ये जो कि यहाँ पर सही है, तो यही जो पेयर है वो यहाँ पर सही दिया हुआ है। मेलीफ्लस देखिए पहला ही वर्ड है इसमें जो गलत है और यहाँ पर इसको करेक्ट कर लिखा गया है, तो ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके यहाँ पर हो चुके हैं। अब हिंदी वाला हमारा लास्ट सेक्शन बचा है, इसके 5 क्वेश्चन करते हैं और फिर ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों एक बात आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी DSSB के किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने अपनी साइड से कहीं से उठाकर बनाया है। सारे के सारे क्वेश्चन DSSB के ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दिए गए वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। वह अक्सर डैश जल्दी उठकर योग करता है, बाद में, बहुत ध्यानपूर्वक या सुबह। तो यहाँ पर बस कॉमन सेंस यूज करना है कि कब उठकर, तो वो सुबह जल्दी उठकर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रदत्त वाक्यों में से सही वाक्य क्रम को चुनना है। मैंने उसे जानने के लिए बनारस कहा था, मैंने उसे बनारस जाने के लिए कहा था, मैंने उसे जाने के लिए कहा था बनारस, बनारस मैंने उसे जाने के लिए कहा था। तो सीधा सीधा है ये, तो ऑप्शन 2 मैंने उसे बनारस जाने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपको चुनना है। आकाश बादलों से आवृत है, आवृत का हमें यहाँ पर विलोम बताना है। तो आवृत का मतलब होता है ढका होना, तो इसका हमें विलोम चुनना है। विलोम होता है अनावृत, आवृत का होता है अनावृत। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देखिए, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, मुहावरे का सही अर्थ, गुप्त मंत्रणा होना, काम नहीं आना, अपने में सीमित होना या फिर अधिक ज्ञान हुआ। तो कहते हैं ना अंदर अंदर गुड़ पकड़ा, अंदर अंदर खिचड़ी पकड़ी है, ऐसा भी बोल दिया जाता है। तो मतलब गुप्त मंत्रणा होना, चुपके चुपके कोई डिस्कशन करना, उसको कहते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। ऐसी जमीन जिसमें कुछ पैदा न होता हो, खेचर, खेत, उरग या फिर ऊसर। तो ऐसी जमीन जिसमें कुछ पैदा न होता हो उसको कहते हैं ऊसर, उसको कहते हैं ऊसर। ऑप्शन 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेचर किसको कहते हैं, तो खेचर पक्षी का पर्यायवाची होता है खेचर। और उरग क्या होता है, उरग आपका सांप का पर्यायवाची होता है। सांप को आप सर्प भी कहते हैं या फिर आप भुजंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 5वें का सही आंसर जो होगा वो ऊसर हो जाएगा। ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना होता है उसको ऊसर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था, मिनी प्रैक्टिस सेट फॉर DSSB 2026 के लिए, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।